अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। सो दिस वीडियो इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड ईच एंड एवरी पाकिस्तानी बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और ख़ास करके ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जो पाकिस्तान स्टडी की इंटरमीडिएट की बुक है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। एंड दिस विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर द CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में और टू नेशन थ्योरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि आइडियोलॉजी है क्या। उसके बाद ही हमें समझ में आएगी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी इस्लाम के रिलीजन में जो एक नेशन का कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और हम टू नेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और इन दी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन बेसिस पर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बनती है। सो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियोलॉजी है क्या। बेसिकली आइडियोलॉजी कहते किसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड द डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो देयर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ द आइडियोलॉजी और दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो आइडियोलॉजी बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़ और नॉर्म्स on which the collective ideals of community, nation और मिल्लत are based। अब क्या है, अब ये जो आइडियोलॉजी वर्ड है अब हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये दो वर्ड्स का बनाया हुआ है, एक आइडिया और प्लस में लॉजी। तो अगर हम इसे देखें तो लॉजी कहते हैं स्टडी को और आइडिया तो आपको पता ही होगा कि आइडिया क्या होता है। आइडिया हमारी सोच को कहते हैं, हमारे नज़रिए को कहते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव को कहते हैं, उसे हम आइडिया कहते हैं। तो जो आइडियाज़ की स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ आइडियाज़ इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी एक फ़र्द की, किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक कम्युनिटी की, किसी एक नेशन की ज़िंदगी के बारे में जो सोच होती है, यानी उसके विजन्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं, वो ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहता है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, वो प्रेजेंट के अंदर क्या सोचता है। मतलब कि किसी भी एक फ़र्द की, कम्युनिटी की, कौम की जो सोच होती है उसे आइडियोलॉजी कहा जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द आइडियोलॉजी इज़। अब हम एग्जांपल देखते हैं। द मुस्लिम्स फॉलो द इस्लामिक आइडियोलॉजी विच सिंपली मीन्स द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। जो मुसलमान होते हैं वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी कि इस्लाम जिस चीज़ के हुक्म देता है, जिन चीज़ों के अहकाम देता है वो मुसलमानों की आइडियोलॉजी है। तो दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम्स। इसी तरह हर एक शख्स की अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है। तो हमने तो ये एक नेशन जो मुस्लिम नेशन है उसकी आइडियोलॉजी को डिस्कस किया। हर एक इंडिविजुअल की भी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। सो बेसिकली आइडियोलॉजी एक सोच का नाम है। वो सोच किसी फर्द की भी हो सकती है, वो सोच किसी कम्युनिटी, किसी सोसाइटी की भी हो सकती है और वो सोच किसी कौम की भी हो सकती है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन। और अब हम डिस्कस करते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। अब ये क्या है? द मुस्लिम्स बिलीव दैट बाय द virtue ऑफ देयर फेथ। मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि जो उनका अकीदा है, दे हैव एन आइडेंटिटी। उनकी जो अकीदा है उनकी बेसिस पर उनकी एक आइडेंटिटी है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर नेशंस। यानी जो दूसरे रिलीजन्स हैं, दूसरी कौमें हैं, उनसे ये मुख्तलिफ है। यानी जो मुसलमानों की जो एक आइडेंटिटी है वो दूसरी कौमों से मुख्तलिफ है। दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें मौजूद हैं, दिस फीलिंग ऑफ वननेस अमंग देम सेल्व्स कंबाइंड विद द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम अदर इज कॉल्ड टू नेशन थ्योरी। यानी मुसलमान ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर जो दूसरे इस्लाम के अलावा जितने भी रिलीजन्स हैं, जितनी भी कौमें हैं, उनसे मुसलमानों की एक अलग अलग तरीके की आइडेंटिटी है, मुसलमानों के अलग तरीके के अकायद हैं, मुसलमानों का अलग तरीके का कल्चर है, उनके हीरोज़ अलग हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, उनके नॉर्म्स अलग हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं। तो मुसलमान एक अलग कौम है। सो दिस इज़ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड बेसिकली, कि मुसलमान जो भी दुनिया के अंदर रहते हैं दूसरे रिलीजन से, दूसरे ममालिक से,
उनका जो है वो एक अलग आइडेंटिटी है, उनके अलग ट्रेडिशंस हैं, उनके अलग कल्चर्स हैं। तो बेसिकली मुसलमान एक अलग कौम है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स, जो उनके अकायद हैं, उनके बुनियाद पर मुसलमान एक अलग कौम कहलाते हैं। सो दिस इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। अब हम बात करते हैं टू नेशन थ्योरी के बारे में। बेसिकली टू नेशन थ्योरी वाज द रीजन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेस करती है टू नेशन थ्योरी पर और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड पर भी, कि मुसलमान क्योंकि एक अलग कौम है तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बेस करती है। सो टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टू नेशन थ्योरी। अब टू नेशन थ्योरी को हम यहाँ पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज टू नेशन थ्योरी? इट सेज Indian Muslims and Indian Hindus are two separate nations with their own customs, religion and traditions। यानी अब ये था कि बिफोर 1947 जब पाकिस्तान नहीं बना था, उससे पहले इंडिया, आजकल जो बांग्लादेश है, और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर इंडिया कहलवाती थी, यानी इन तीनों को इंडिया कहा जाता था। तो अब टू नेशन थ्योरी ये कहती है दैट इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज, दीज वर द टू मैन नेशंस। ये जो नेशंस हैं, ये जो दो कौमें हैं, दे आर टू सेपरेट नेशंस, ये दोनों मुख्तलिफ कौमें हैं, विद देयर ओन कस्टम्स, इनके अलग अलग कस्टम्स हैं, इनका रिलीजन अलग है, इनकी ट्रेडिशंस अलग हैं, इनकी रस्में अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको अगर मिसाल से समझने की कोशिश करें, देखिए इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के तरीके अलग हैं। हिंदू जो हैं वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, उनके ज़िंदगी के उसूल व ज़वाबित अलग हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने की आइडियोलॉजी अलग है, और मुसलमानों की ज़िंदगी गुजारने की आइडियोलॉजी अलग है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम देखें कि हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में मैरिजेस, शादियों का अलग तरीका होता है, हिंदुज़म में अलग होता है। हमारी जो ड्रेसिंग है, हमारी जो लैंग्वेज है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। सो इस टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि इंडिया के अंदर जो दो कौमें रहती हैं वो कौन सी हैं? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दे आर टू डिफरेंट नेशंस विद देयर ओन कस्टम्स, रिलीजन, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस। सो दिस इज कॉल्ड द टू नेशन थ्योरी। आई होप इट्स क्लियर। अब टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर ही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बनती है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर किस तरह बनती है। देखें, जो इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स रहते थे, तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो लोग रहते थे वो थे हिंदूज, और उनकी पॉपुलेशन थी 72%, और जो मुसलमान रहते थे देवर ओनली 24% मुस्लिम्स। तो अब जो हिंदूज हैं और मुसलमान हैं, ये दो अलग कौमें हैं। अब जो हिंदूज हैं वो मेजॉरिटी के अंदर है, मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर हैं। तो अब हिंदूज और मुसलमानों के अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिलीजन्स हैं। अब अगर हिंदू मेजॉरिटी के अंदर हैं तो मुसलमानों के लिए ये मुश्किल था कि वो उस मेजॉरिटी के अंदर रहते हुए वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। उनका रिलीजन अलग है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग है, उनके कल्चर अलग है, उनके कस्टम ट्रेडिशंस अलग हैं। So it was not possible for Muslims to live their life according to their own beliefs। हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदुओं के साथ रहते हुए वो अपने तरीके की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी के अंदर थे और मुसलमान एक माइनॉरिटी थे, उनकी तादाद कम थी। देवर ओनली 24%, और हिंदूज थे 72% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर हिंदूज। तो अब ये इतने टाइम से रह रहे थे, उसके पीछे कोई रीज़न था। उसके पीछे क्या रीज़न था? उसके पीछे ये रीज़न था कि जब मुसलमान इंडिया पर हुकूमत करते थे तब मुसलमान की तादाद थोड़ी थी, लेकिन क्योंकि वो रूलर्स थे तो वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। और इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, यानी बराबरी का कॉन्सेप्ट है कि हर किसी को अपने हुकूक मिलना चाहिए। तो हिंदू वैसे भी मेजॉरिटी के अंदर थे, तो वो अपने राइट्स, हुकूमत मुसलमानों की होते हुए भी हिंदू जो थे वो अपने राइट्स लेते थे, उनको उनके हुकूक मिलते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, जो इंडिया था उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो क्या हुआ कि मुसलमान जो थे उनको एक्सप्लॉइट करने लगे, यानी उनके हुकूक जो थे वो उनको नहीं मिल रहे थे, उनको आज़ादी नहीं मिल रही थी कि वो अपने मज़हब को फॉलो कर सकें, उनको ये आज़ादी नहीं मिल रही थी कि वो अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकें, बिकॉज हिंदूज़ वर इन मेजॉरिटी।
तो मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी था कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए जहाँ पर वो रहते हुए अपने कस्टम्स, अपने रिलीजन और अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सो दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सेड पाकिस्तान शुड बी अ स्टेट, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए वेयर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर फेथ बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए, यानी मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पर वो रहते हुए अपनी ज़िंदगी इस्लामिक रिलीजन, इस्लामिक बिलीव्स और इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सो दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दो कौमें हैं, हिंदू और मुस्लिम, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मुस्लिम्स टू लिव देयर लाइफ according to their own customs and traditions. So this was the ideology of Pakistan. I hope it's clear. So now let's discuss the components of the ideology of Pakistan. कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को पूरा करती हैं, उनके अलावा पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कंप्लीट नहीं है। So the components, main components of the ideology of Pakistan are Islam, democracy, social justice, equality and sense of responsibility और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। अब ये क्या है, इनको एक एक चीज़ करके हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इस्लाम। देखें, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बेसिस ही इस्लाम के ऊपर है कि मुसलमान एक अलग कौम है तो उनको एक अलग कंट्री चाहिए। सो इस्लाम तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का मेन इम्पोर्टेंट और बेसिक कंपोनेंट है। और उसके बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं? कायद-ए-आज़म सेड, वी डू नॉट डिमांड पाकिस्तान सिंपली टू हैव अ पीस ऑफ लैंड, बट वी वांट अ लेबोरेटरी वेयर वी कुड एक्सपेरिमेंट ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल। कि हम पाकिस्तान इस वजह से चाह रहे हैं कि हम जो इस्लामी उसूल व ज़वाबित हैं उनको लागू कर सकें, हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। दैट इज़ वाई इस्लाम इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं हम कायद-ए-आज़म की। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, फंडामेंटली इन एन इस्लामिक स्टेट, जो एक इस्लामी मुल्क होता है, अथॉरिटी रेस्ट विद अलमाइटी अल्लाह, कि जो सारी ताकत होती है वो अल्लाह के पास होती है। द वर्किंग ऑफ एन इस्लामिक गवर्नमेंट इज़ कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द कुरानिक प्रिंसिपल्स। यानी जो उन इस्लामिक, जो भी इस्लामी मुल्क होगा उसमें जो गवर्नमेंट काम करेगी वो कुरान पाक के जो प्रिंसिपल्स हैं, कवायद हैं, उनके बेसिस पर वो गवर्नमेंट काम करेगी। इन एन इस्लामिक स्टेट, जो एक इस्लामी मुल्क होता है, नीदर इट्स हेड नॉर एनी पार्लियामेंट और इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल एक्ट एब्सोल्यूटली इन एनी मैटर। यानी जो एक इस्लामी मुल्क होता है उसमें यह होता है कि कोई भी फ़र्द, कोई भी इदारा, ठीक है, कोई भी इदारा, कोई भी फ़र्द अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी के फ़ैसले नहीं कर सकता, बल्कि जो कुरान पाक के फ़ैसले होते हैं वहाँ पर वो लागू होते हैं। सो दिस वाज दी स्टेटमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि इस्लाम जो है दैट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड दीज स्टेटमेंट्स प्रूव दैट द इस्लाम मस्ट बी द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। कि यानी इस्लाम जो पाकिस्तान में हुकूमत होगी, जो पाकिस्तान में जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। So let's discuss the second component of the ideology of Pakistan, and that is democracy. Basically, Islam gives the right of democracy to everyone. अब डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी ये है कि हर किसी को आज़ादी होती है। आज़ादी होती है कि वो अपनी हुकूमत चूज़ करे कि वो किसको हुक्मरान बना सकता है, वो अपनी आज़ादी से अपने फैसले ले सके। दैट इज़ डेमोक्रेसी। अब अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लें कि पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह बनती है, हर ईच एंड एवरी 18 ईयर्स ओल्ड क्या करता है, वो वोट देता है, यानी वो अपनी मर्ज़ी का एक मेंबर चूज़ करता है। और जो पूरे पाकिस्तान में से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हुकूमत बनाते हैं, फिर उन्हीं में से एक प्राइम मिनिस्टर होता है। सो दिस इज़ द डेमोक्रेसी कि हम जो लोग हैं, यानी उन लोगों के पास ये हक होता है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत अपनी मर्ज़ी के लोगों को हुकूमत दे सकें। यानी अगर आप किसी बंदे को वोट दे के इलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो आपका नुमाइंदा है। अब जो वो पॉलिसी बना रहा है वो आपकी पॉलिसी है, आप किसी एक फ़र्द की आइडियोलॉजी को देख के आप उसको वोट देते हो। सो दिस इज़ डेमोक्रेसी कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हो, आप अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ लाते हो, आप अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बनाते हो। और इस्लाम हर फ़र्द को आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करे और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। सो सिस्टम ऑफ इस्लामिक स्टेट इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स।
यानी जो डेमोक्रेसी के कवायद हैं, जो इस्लामिक जो है डेमोक्रेसी इस्लामिक जो मुल्क होगा उसमें भी डेमोक्रेसी के कवायद और ज़वाबित होंगे। और कायदे आज़म इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं जिनसे ज़ाहिर हो कि ये वाकई में डेमोक्रेसी की बात होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ येट टू बी फ्रेम्ड बाय द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि उस बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द लॉज विल बी मेड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कह सकते हैं कि एक मजमुआ होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिसके मुताबिक एक मुल्क को चलाया जाता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर कोई भी कानून बनेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनेंगे। तो कायदे-ए-आज़म फरमाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी पाकिस्तान का बनाया नहीं गया। कायदे-ए-आज़म जब जिंदा थे तब तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बना था। तो कायदे-ए-आज़म से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ येट टू बी फ्रेम्ड, अभी तक बना नहीं है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे उसे। आई डू नॉट नो व्हाट द अल्टीमेट शेप ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी। मुझे पता नहीं कि ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट आई एम श्योर दैट इट विल बी ऑफ अ डेमोक्रेटिक टाइप। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने फरमाया कि मुझे यकीन है कि ये एक डेमोक्रेटिक टाइप का जो है कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एम्बडिंग द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के जो ज़रूरी कवायद व ज़वाबित हैं उनके मुताबिक होगा। Today, they are as applicable in actual life as where 1400 years ago Islam and its idealism have taught us democracy। यानी ये आज भी उसी तरह से लागू होते हैं जो कवायद ज़वाबित 1400 साल पहले हमें इस्लाम ने सिखाए थे। सो अगेन इट प्रूव दैट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब आ जाता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। अब फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में कायदे-ए-आज़म ने फरमाया, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को हम पहले इसको डिस्कस करें तो ये इस तरह है कि जो इस्लाम है उसने हर किसी को अगेन अपनी ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी है। तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स बुनियादी क्या हर इंसान के क्या हुकूक होते हैं बुनियादी। ये हुकूक होते हैं कि उसे एजुकेशन का राइट हो, ये हुकूक होते हैं कि वो अगेन अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। दीज आर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। हर किसी के अपने राइट्स यानी उसे आज़ादी हो अपने फ़ैसले लेने की। तो इस्लाम भी एक हर फ़र्द को आज़ादी देता है। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पर ही है कि यानी किसी को कोई भी मज़हब फोर्सफुली उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी सबके लिए एक जैसी होंगी। ऐसा ना हो कि मुसलमान के लिए एक रूल है तो दूसरे हिंदू या क्रिश्चियन जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके लिए अलग रूल नहीं होगा, सबके लिए बराबर उसूल होंगे। उसके बारे में कायदे-ए-आज़म ने क्या फरमाया। कायदे-ए-आज़म फरमाते हैं यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू गो टू यूर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू यूर मॉस्क्स। आप अपने मंदिरों में, आप अपने चर्चिज़ में, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान का मुल्क है, जो पाकिस्तान मुल्क है, इसमें आप मस्जिद में भी जा सकते हैं, आप मंदिर में भी जा सकते हैं, आप चर्च में भी जा सकते हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड। आपका किसी भी ज़ात से, किसी भी नस्ल से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। उसका इस मुल्क के कानून और ज़वाबित से मतलब उसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं। उस मुल्क के जो कानून और ज़वाबित हैं वो आपको मज़हब, ज़ात या नस्ल की बुनियाद पर आपको टारगेट नहीं करेंगे। जो मुसलमान के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी वो आपके लिए होंगी। अगर आप मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में जाता है तो आप मंदिर में जाके इबादत कर सकते हैं, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट। और ये जो सारे सिटीजन्स हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, सब क्या हैं, सब बराबर के जो हैं सब बराबर हैं इस इस्लामिक स्टेट में। सो दिस इज़ व्हाट द फंडामेंटल राइट्स कि आपको अपने रिलीजन की आज़ादी होती है, आपको अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी होती है, हर चीज़ की आपको आज़ादी होती है कि आप अपने मज़हब के हिसाब से, आप अपने उसूल ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसा ना होगा कि मुसलमानों के लिए अलग रूल्स हों और हिंदू और क्रिश्चियन या फिर किसी और के लिए अलग रूल्स हों। सो दिस वाज द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। आगे डिस्कस करते हैं सोशल जस्टिस, इक्वलिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सोशल जस्टिस यानी इंसाफ हो, यानी रिलीजन को देखते हुए, कास्ट को देखते हुए, नस्ल को देखते हुए हम ये नहीं कि किसी के ऊपर फ़ोक़ियत हासिल हो। तो सोशल जस्टिस, इक्वलिटी यानी सब बराबर हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर कोई जो है वो अपनी आपका ज़िम्मेदार है, वो किसी और का ज़िम्मेदार नहीं है। तो कायदे-ए-आज़म ने फरमाया इट हैज़ टॉट इक्वलिटी ऑफ मैन। इस्लाम ने क्या सिखाई है, हर इंसान को बराबरी सिखाई है, जस्टिस एंड फेयर प्ले टू एवरीबॉडी।
इंसाफ होगा। तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो भी इंसाफ के ऊपर रखी गई कि यहाँ पर भी इंसाफ होगा, जस्टिस होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उस सब को क्या मिलेगा? इंसाफ मिलेगा। वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ दीज ग्लोरियस ट्रेडिशंस and are truly alive to responsibilities and obligations as framers of the future constitution of Pakistan। और जो पाकिस्तान का फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें भी हर किसी को अपने राइट्स यानी जस्टिस मिलेगा, और हर कोई बराबर होगा, और हर कोई जो है वो अपनी जो है एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल होगा। सो दीज वर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सो आई होप इट्स क्लियर, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इससे। एंड इफ़ यू हैव फर्दर एनी क्वेश्चन और क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर। अगर कोई किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है या कोई और टॉपिक समझ में नहीं आता, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर। और मैं उस आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। आई होप यू हैव your concepts are clear, so do subscribe my channel if you like my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.